राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपने न्यायपालिका से संबंधित जो पिछली कक्षा हमने संचालित की थी, आपने जो हमने बताया था आपने एक बार रिवीजन ज़रूर किया होगा और उससे संबंधित बातों को हम इस कक्षा में जारी रखेंगे। हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बात करनी बाकी रह गई थी। साथ ही साथ उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित बातों पर हमने व्याख्यात्मक रूप से प्रकाश नहीं डाला था। तो अब हम जो हमने आपके लिए ये स्लाइड्स बनाई है, इसके जरिए हम बिंदुवार क्रम में आपको दिखाएंगे भी और बताते भी चलेंगे। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली स्लाइड्स में किन बिंदुओं को हमने रखा है और इसे ही लेकर हम आगे चलेंगे। हम बात कर रहे थे विशेष न्यायालय और न्यायाधिकरण की, जो कि पिछली कक्षा में हमने श्रेणी क्रम में सबसे नीचे की ओर यह आया था। वहाँ हमने श्रेणी क्रम में जो भी न्यायालय थे सबकी चर्चा कर ली थी पिछली कक्षा में, और यह स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स हमने कहा भी था कि हम इसके संबंध में अलग से बातचीत करेंगे। तो जो सामान्य अदालतें होती है उसमें जब ऐसे मामले आते हैं कि जिसका निपटारा जल्द हो, या जब किसी भी मामले से संबंधित एक प्रकार के मामले अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अदालतों पर भार बढ़ जाता है, तो उसके जल्दी से जल्दी निपटारा करने के लिए ऐसे निकायों की व्यवस्था की जाती है जिसे विशेष अदालत कहते हैं। अब विशेष अदालतें अलग से लगाई भी जाती हैं। साथ ही साथ विशेष अदालतों के अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जिसे न्यायाधिकरण कहते हैं। मैं इसे यहाँ आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसका मतलब कि यहाँ ये अदालत जब लगती है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर इस अदालत में लोग जाते हैं या ये अदालतें आप तक पहुंचती हैं, तो वहाँ आप पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को ले जा सकते हैं और निपटारा करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, तो यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसे कहते हैं। तो यहाँ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके कार्य व्यवहार नियमों से संबंधित मसले को इस ट्रिब्यूनल में लाया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है। जो फैसले होते हैं उसे लागू किए जाते हैं। एक बहुत ही सबों को ये बात जो पता है, उपभोक्ता अदालतें। तो उपभोक्ता अदालतें जो है वह उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए है और यह बिल्कुल न्यायालय की ही तरह 3 श्रेणियों में काम करती है। तो उपभोक्ता अदालतों में अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं या जो आपके अधिकार है, तो जो विक्रेता है या जो आपको सेवा प्रदान कर रहा है किसी तरह की, तो उसने जो घोषणा अपने उत्पाद या सेवा के संबंध में किया है, अगर उसमें कमी पाई जाती है या वह सही नहीं है, तो उपभोक्ता अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं और अपने लिए अधिकार की मांग कर सकते हैं। लोक अदालतें आपसी समझौते के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए, अभी हमने जिस तरह बताया कि विशेष अदालतों को आप तक ले जाया जाता है, यानी कि न्यायालय आप नहीं आ रहे हैं, न्यायालय खुद आपके पास आ रहा है। तो ऐसी अदालतें भी अस्थायी तौर पर लगाई जाती हैं जो जनता के बीच में जाकर कार्य करती है। इसे लोक अदालत कहते हैं। खासकर यह अदालतें फैसले में दंड की बजाय आपसी समझौते को लागू करने की कोशिश करती हैं, बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए प्रयास करती हैं और कोशिश करती हैं कि कम से कम दंड देने की ज़रूरत न पड़े और जो विवाद है वह सुलझ जाए। तो यह एक विशेष किस्म के न्यायालय और न्यायाधिकरण का वर्णन था। इस तरह के ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट और भी हो सकते हैं, उनका गठन भी किया जा सकता है और अगर अपने उद्देश्यों की वो प्राप्ति कर लेते हैं तो उनका अवसान भी किया जा सकता है। और इसके बाद हम फिर अब आगे बढ़ के देखते हैं कि हम किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं।
तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हम पुनः एक बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और संरचना पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह देश की शीर्ष न्यायिक संस्था है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की गठन और संरचना किस तरह से की जाएगी, यह बिंदुवार क्रम में 124 से 147 तक है और यह संविधान के भाग 5 में है। 1950 में जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था तो न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में केवल 7 थी, लेकिन वर्तमान में यानी कि पिछले साल तक 24-25 की स्थिति के अनुसार यहाँ 34 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है अगर कार्यभार बढ़ जाता है या संसद चाहती है, जनता चाहती है, तो कानून बनाकर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा अभी हमने देखा कि 7 से 34 की संख्या हो गई, तो इस संख्या को संसद कानून बनाकर बदल सकती है। और गठन संरचना से आगे के बिंदुओं की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किए जाते हैं। अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं और उनकी नियुक्ति होती है। और अब थोड़ी देर पहले हमने पिछली कक्षा में भी बताया था कि वर्तमान में यह कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है, जहां वरिष्ठता को देखते हुए, योग्यता और अनुभव को देखते हुए न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। अब पुनः इन बिंदुओं को हम थोड़ा सा विवेचित करते हैं कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, साथ ही साथ जो हमारे 25 उच्च न्यायालय हैं उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, तब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उस समय मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं। और वर्तमान में तो हमने बताया है कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत यह संचालित हो रही है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनकी योग्यता पर भी एक नज़र हमें डालनी चाहिए कि उनके पास न्यायाधीश होने के लिए किन किन योग्यताओं की ज़रूरत है, और इन योग्यताओं को हम अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं। तो न्यायाधीश होने के लिए जिन योग्यताओं की ज़रूरत है, अगर उसमें कहीं भी कमी है तो उन पर अक्षमता का आरोप लग सकता है और महाभियोग भी चलाया जा सकता है। ऐसे में योग्यता के निर्धारण को लेकर बहुत ही सावधानी बरती गई है। हम इन बिंदुओं को अब देखते हैं। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर ये शर्तें वो पूरी नहीं करते हैं तो वो न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे। सबसे पहले वह भारत के नागरिक हों, विदेशी ना हों। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है और वह भारत में बस गया है तो उसने अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह न्यायाधीश बनने योग्य हो सकता है, अन्यथा वह भारत का न्यायाधीश नहीं बन सकता। कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो हमारे जो 25 उच्च न्यायालय हैं उसमें 5 वर्षों तक उन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दी हो, और यह सिर्फ एक में नहीं, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में ये अवधि होनी चाहिए। किसी एक न्यायालय में अगर वो 5 वर्ष तक रहे हैं तो भी यह उनकी योग्यता में बाधा डालेगी।
5 वर्ष की अवधि में वो 2, 3, 4 न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हों। यानी कि अगर वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश न रहे हों तो कम से कम 10 वर्ष तक उन्होंने अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया हो न्यायालय में और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हों, यानी कि उनके अनुभव और कार्यों की चर्चा दूर दूर तक हो, उनकी कार्यप्रणाली की सराहना होती हो, जो हमारी कानून की व्यवस्था है, विधि की व्यवस्था है, उसके जानकार हों, सूक्ष्मता के स्तर पर उसकी विवेचना कर सकते हों। राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के रूप में हों, तभी उनकी नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की जाती है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने पद की गरिमा को रखते हुए न्यायालय के कार्यभार को संभालते हैं और हमारे यहाँ जो सिद्धांत है विधि के शासन की, उसे साकार करने की कोशिश करते हैं। हम चलें आगे की ओर और अगली स्लाइड से हम इन बिंदुओं को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वो शपथ लेते हैं हमारे न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। कार्यकाल जो है उनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं। कभी भी अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और अभी अभी हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि अगर वो इस्तीफा देकर अपने पद का त्याग करते हैं तो साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की अयोग्यता सिद्ध हो जाती है या उन पर रिश्वतखोरी कदाचार का मामला आता है या आरोप लगता है तो ऐसे में उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और अगर यह महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है, साबित हो जाती है, तो उन्हें निष्कासित किया जाता है। इसके लिए जो हमारे संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें से विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य होता है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि जो सदन की जो पूर्ण संख्या है उसमें से 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी महाभियोग सिद्ध माना जाता है और उन्हें न्यायाधीश को अक्षमता या कदाचार के आरोप में अपने पद से हटाया जा सकता है। हम बिल्कुल अब आगे बढ़ें और महाभियोग की प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं कि एक एडहॉक न्यायाधीश भी होते हैं। एडहॉक मीन्स कि तदर्थ, कुछ समय के लिए। तदर्थ का अर्थ हुआ कि छोटे से अवधि के लिए या कहीं न्यायाधीश की संख्या अगर कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो कुछ समय के लिए उन्हें न्यायाधीश बना दिया जाता है। इसे हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अपनी समय सीमा जितनी समय सीमा के लिए उनकी नियुक्ति होती है उसे पूरा कर वह वापस अपने पूर्ववर्ती जगहों पे चले जाते हैं। तो ऐसे में कोरम एक और चीज़ है जो यहाँ आई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए कोरम पूरा नहीं होता तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तदर्थ का अर्थ हमने बताया कि उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए उनकी नियुक्ति होती है और वो अपनी निश्चित अवधि को सर्वोच्च न्यायालय में पूरा करने के बाद पुनः उच्च न्यायालय वापस आ जाते हैं। ऐसा तब किया जाता है या तो अगर कार्यभार बहुत बढ़ जाता है या हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, तो जो एक न्यूनतम संख्या होती है कि कम से कम इतने न्यायाधीश एक वक्त में होने चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में, तो इस वजह से राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति मुख्य न्यायाधीश लेते हैं और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक विशेष समय के लिए करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र का रक्षक और संविधान का अंतिम व्याख्याता है। अभी जितनी भी बातें हमने जानी सुनी, ये सारा यही बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे लोकतंत्र को बचाने के रूप में व्यवस्थापिका कार्यपालिका से इसे अलग रखा गया है, तो यह हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है, हमारे जनता के अधिकारों का संरक्षक है और संविधान में जो भी वर्णित है, अगर उस पर कहीं भी विवाद होता है या उस पर संदेह व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ भी स्थिति को स्पष्ट करने का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। साथ ही इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली देश की जनता को न्याय व्यवस्था में आस्था देने के लिए, आस्था रखने के लिए एक आधार देती है, इसे सुदृढ़ बनाती है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में सबसे व्यापक अधिकार हैं। और चूँकि हमारा देश आज जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसके मुख्यतः 4 क्षेत्राधिकार को हम रखते हैं। सलाहकारी है, मूल अधिकार है, अपीलीय है और साथ ही साथ रिट जारी करने का भी इसे अधिकार होता है। हम इसे अगली स्लाइड्स में देखते हैं। इसके अधिकार में क्षेत्राधिकार में आने वाले बिंदुओं को बिल्कुल देखते चलेंगे। मूल क्षेत्राधिकार, जिसे कहते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार भी है, यह उन मामलों के लिए है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होते हैं। हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि हर न्यायालय का जो न्यायालय की जो व्यवस्था है, संरचना है, जो श्रेणी क्रम में है, तो जो नीचे की अदालतें हैं उससे संबंधित मामले में अगर पक्ष या विपक्ष को संतुष्टि नहीं है तो वह ऊपर के श्रेणी के न्यायालय में अपील में जा सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले शुरू होते हैं वो नीचे की अदालतों में नहीं जा सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले आते हैं यह उसके मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। खासकर ऐसे मसले जो पूरे देश की व्यवस्था से जुड़े हुए हों, 2 राज्यों 4 राज्यों की व्यवस्था से जुड़े हुए हों, या चाहे देश और राज्य के बीच के मसले हों, संविधान से संबंधित मसले हों, कानून से संबंधित मसले हों, यह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में अपील की जा सकती है या न्यायालय खुद भी संज्ञान ले सकता है। आगे बढ़कर अगर न्यायालय ऐसे मसलों को अपने पास लाना चाहता है तो हम उसे कहते हैं स्वतः संज्ञान लेना। मतलब खुद से हम आगे बढ़कर हमें लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नियमों के अनुकूल नहीं है या कानून के मुताबिक नहीं है या संविधान के हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांतों ढांचे के मुताबिक नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय आगे बढ़कर खुद भी मामले को अपने पास लाता है। इसे स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया कहते हैं। और जो मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं वो अनुच्छेद 131 के तहत आते हैं। एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, केंद्र या एक राज्य के बीच का विवाद, केंद्र और एक या ज़्यादा राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवाद। अब यह अंतर्राज्यीय जल विवाद हो सकता है, वित्त के बंटवारे से संबंधित हो सकता है, सीमा रेखा से संबंधित मसले हो सकते हैं, भौगोलिक जो 2 राज्य हैं अगल बगल तो उनके ज़मीनों से संबंधित मसले हो सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमेशा छाया रहा समाचारों में वो कावेरी जल विवाद था, जहां कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच का ये मसला रहा। कभी कभी ऐसे मसले आते हैं जहां विकसित जो राज्य हैं, जो राज्य औद्योगिक मसले पर आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है, उनका कहना होता है कि हम ज़्यादा कर को चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, लेकिन उस अनुपात में हमारे लिए योजनाएं कम आती हैं, हमारे लिए नीतियां कम बनती हैं और यह अल्प विकसित या अर्ध विकसित राज्यों को धन का जब बंटवारा होता है तो उन्हें ज़्यादा भाग मिल जाता है। तो इस तरह के मामले जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। रिट क्षेत्राधिकार, हमने अभी उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को देखा था और अब
अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय सीधे सुनवाई कर सकता है, इसीलिए इसे संविधान का संरक्षक कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों के लागू होने में जब किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे जीवन जीने से संबंधित अधिकारों से वंचित किया जा रहा है या उसे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो इसकी प्राप्ति के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय जब रिट जारी करता है तो ये रिट जो है नीचे की अदालतों पर बाध्यकारी हो जाते हैं। अब इसी तरह उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है और वो रिट उससे नीचे की अदालत जो श्रेणी क्रम में उससे नीचे हैं उनके लिए एक निर्देश की तरह होता है। और ये 5 तरह के हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये माना गया है कि जिस व्यक्ति को भी के खिलाफ भी कोई मामला बनता है तो उसे अदालत में हाजिर किया जाना चाहिए। दूसरा है परमादेश। परमादेश यह बताता है कि अगर नीचे की अदालतों में उसके कार्य संचालन में सही से कानून के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो श्रेणी क्रम में ऊपर का न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय हो, अपने नीचे की अदालतों को आदेश दे सकता है कि आप इस मामले में या कोई विशेष मामला है तो उसकी सुनवाई इस तरह से करें। तीसरा जो है वो प्रतिषेध है। बिल्कुल इसी तरह जब वो एक गाइडलाइन दे सकता है परमादेश के रूप में, तो ऐसे मामले को जो लगता है कि यह मामला हमारे पास आना चाहिए, यानी कि ज़्यादा उच्च न्यायालयों में जाना चाहिए, तो वो उस मामले को रोक सकता है। परमादेश के मामले में अगर एक निर्देश देता है, गाइड प्रदान करता है, तो प्रतिषेध का जब मामला आता है तो वहाँ उस हस्तक्षेप करके मामले को रोक सकते हैं, उस सुनवाई को रोक सकते हैं। और चौथा उत्प्रेषण का मामला आता है, तो उत्प्रेषण के मामले में अगर किसी मामले को प्रतिषेध कर दिया गया तो ऊपर का न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो, तो वो अगर चाहे तो उस मामले को अपने पास ला सकता है। इसके लिए वह निर्देश अपने से नीचे के न्यायालय को देगा और मामले को अपने पास उत्प्रेषित कर लेगा, यानी कि ऊपर की ओर मंगवा लेगा। इसे इस तरह से समझिए। 5वां है अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार परीक्षा जो है यह बताता है कि आपने अगर कोई पद धारण किया है तो किस अधिकार से किया है। अगर आप कहीं भी हैं तो जिस पद पर हैं उस पद से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, जाहिर है कि आपने उसे पूरा किया होगा तभी उस पद पर आए होंगे। तो बस ये पूछता है कि आप जहाँ हैं, जिस पद पर हैं, वहाँ किस अधिकार से हैं। इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। और अब हम अपीलीय क्षेत्राधिकार को देखते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। हमने जब सर्वोच्च न्यायालय के ढांचे की बात की थी तो यह भी बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय शिखर पर है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई सुनवाई कहीं नहीं होती, तो यह अपीलीय न्यायालय है। नीचे की श्रेणी के अदालतों के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपील के लिए ऊपर की ओर जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास अंतिम अपील के लिए जा सकते हैं। यह 4 प्रकार की अपीलें सुनता है। संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ, दीवानी मामलों से जुड़ा हुआ, कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ, और यह 4 प्रकार की अपीलें सुनता है। यह 4 प्रकार की अपीलें सुनता है संवैधानिक मामलों से जुड़ा हुआ, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। तो संवैधानिक मामले जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे भी जा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय में है और उच्च न्यायालय को लगता है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए, तो उस मामले को
वहाँ भेजा जा सकता है। दीवानी मामले अगर कानून के सामान्य महत्व के प्रश्न से जुड़े हुए हों तो यह उत्प्रेषित भी किया जा सकता है और सीधे भी जाया जा सकता है। जो आगे के बिंदुओं पर आते हैं और हम देखते हैं कि आपराधिक मामले, यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर मृत्युदंड दिया हो तो ऐसे मामलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। और विशेष अनुमति द्वारा अपील, तो 136 के तहत यह एक प्रक्रिया भी बनाई गई है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है तो एक विशेष अनुमति दी जाती है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जाए और उसमें वह अपील सुनता है। लेकिन इस मसले से जो सैन्य न्यायालय है, यानी कि सैनिक कोर्ट जो होता है, उससे संबंधित अपील वो नहीं सुन सकता, लेकिन बाकी में विशेष अनुमति देकर वहाँ अपने अपील की सुनवाई की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाद सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकते हैं। चूँकि राष्ट्रपति हमारे राज्य के प्रमुख होते हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें किसी सार्वजनिक महत्व का कोई कानून है या कोई ऐसे तथ्य हैं जहां उन्हें संदेह उत्पन्न होता है या उन्हें लगता है कि किसी कानूनविद जानकार की सलाह लेनी चाहिए, तो वो अपनी सलाह सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकते हैं। अब इसमें कुछ एक दो मसले हम देखते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत, मौलिक क्षेत्राधिकार के तहत थे। तो इस तरह के मसले आते हैं। संविधान पूर्व की किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के पूर्व अगर कोई संधि ऐसी हुई जिसे कि हम आगे लागू नहीं रखना चाहते हैं, या वो संधि किसी 20 साल की थी, 10 साल की थी, हम उसे नहीं निभाना चाहते, या उस समझौते की वजह से अब विवाद हो रहा है, तो ऐसे में जब तथ्यात्मक या कानूनी परेशानियां आती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की मांग करते हैं। न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं होता है। न्यायालय की इच्छा पर है कि वह राष्ट्रपति को राय प्रदान करे या ना करे, और राष्ट्रपति भी उस न्यायालय को, उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। उन्हें अगर लगता है कि यह न्यायपूर्वक है या सही है तो ही उसको मानने के लिए वो तैयार होते हैं, अन्यथा नहीं। और न्यायालय भी सिर्फ राष्ट्रपति की सलाह मांगने के बाद उसे देने को बाध्य नहीं होता है, और समझौते से उत्पन्न विवाद जो है उस पर न्यायालय राय नहीं प्रदान करते हैं। तो यह थे सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, वह अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी निर्णय लिए जाते हैं और जो कार्यवाही होती है उसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जब कहीं उससे मिलते जुलते या उस जैसे और मामले आएं तो उस निर्णय को उदाहरण के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके कि ऐसे मसलों पर पहले यह निर्णय आया है, तो वह निर्णय एक उदाहरण के रूप में वहाँ काम करता है। और हमने जब उच्च न्यायालय के संबंध में, न्यायालय के संबंध, स्वतंत्रता के संबंध में हम बात कर रहे थे, तो न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करने के बाद जो ये छठा और अंतिम है, वह है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। हमारे संविधान में ये न्यायिक समीक्षा का जो रखा गया, तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसे लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा जो कानून पारित हुए हैं वह संविधान
के नियमों के प्रतिकूल है तो अपने पास वह ला सकता है और उसकी वैधता की जांच कर सकता है, उसके कारणों की जांच कर सकता है, उसमें वर्णित बिंदुओं की जांच कर सकता है। अगर वह कानून संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करता या उसके विरुद्ध है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है, महत्वहीन घोषित कर सकता है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित विस्तृत बातचीत की। न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में बात की, उनकी नियुक्ति के संबंध में बात की, और हम अब अगले अध्याय में उच्च न्यायालय से संबंधित बातों को देखेंगे। हमारे यहाँ जो 25 उच्च न्यायालय हैं उनके क्षेत्र को जानेंगे। और अभी इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही अगली कक्षा में वापस आएंगे। नमस्कार।